और गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी में 5 ऐसे शहर बसने जा रहे हैं जिनमें वैश्विक स्तर की सुविधाएं होंगी। ग्लोबल सिटी को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए हरियाणा सरकार विदेशी कंपनियों से संपर्क कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में प्रस्तावित ग्लोबल सिटी के लिए निवेशकों को न्योता देने के लिए दुबई पहुंचे हैं। दुबई में सीएम ने बड़े बड़े निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ बैठक की और ग्लोबल सिटी के बारे में विस्तार से जानकारियां दी ताकि निवेशक गुरुग्राम के ग्लोबल सिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है कि क्या विदेशी निवेशकों को गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी में इन्वेस्ट करवाने के लिए सीएम मना पाएंगे? और हरियाणा में निवेशकों को बुलाने का न्योता जो लगातार दिया जा रहा है अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, क्या ये दौरा जो है दुबई का वो सफल हो पाएगा? और हरियाणा में निवेशक क्या अपने लिए मुनाफा निकाल पाएंगे, उसे भुना पाएंगे? और ये प्रदेश के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चुनौतियां इस बीच क्या क्या हो सकती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जरा रिपोर्ट आप देखिए, फिर शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। मनोहर प्रयास से आकर्षित होंगे निवेशक। क्या हरियाणा में निवेश करेंगे दुबई के निवेशक? विदेशी इन्वेस्टर्स को सीएम मनोहर लाल का न्योता। हरियाणा कर्म भूमि है, आप हरियाणा आए। सीएम मनोहर लाल के दुबई दौरे के क्या मायने हैं? सीएम मनोहर लाल का दुबई दौरा आखिर क्यों खास है? ये कुछ महीनों या फिर आने वाले सालों में हम सबके सामने होगा, क्योंकि दुबई पहुंचे सीएम मनोहर लाल को उम्मीद तो यही है कि वो दुबई से वापस आएंगे और अपने साथ निवेशकों को भी लाएंगे। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद बैठकों के जरिए विदेशी कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन के साथ बातचीत कर उन्हें हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो जो काम एक ही बचा है वो है जस्ट टू इनवाइट यू फॉर दैट पर्पस इन हरियाणा टू इन्वेस्ट एंड टू हैव टू गेट ए चांस टू प्रॉस्पर हरियाणा एंड यूएई। उस नाते से मैं आपको सबको निमंत्रण देता हूं कि आप आइए हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को दुबई के लिए एक बार फिर से रवाना हुए। सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेशी कंपनियों के अधिकारियों के साथ दुबई में बैठक की। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन्वेस्ट हरियाणा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा निवेश के लिए सबसे उत्तम प्रदेश है। सिटी का कलेक्टर इसी प्रकार से डिस्कस को बुलाया था, सभी को शुरू किया था। वहां भी हमने चर्चा की है कि कोई भी जो इन्वेस्टर है उसको चिंता ये होती है कि वहां जाने के बाद पता नहीं काम को मैं शुरू तो कर लूं, कंप्लीशन कब तक होगी। उस कंप्लीशन में ये गवर्नमेंट के जितने भी सिस्टम्स हैं वो बाधा बनते हैं। उन सबको ठीक करने के लिए हर चीज में इसमें जैसे ग्लोबल सिटी है, HSIDC सिंगल विंडो सिस्टम के आपको सारी चीज की प्रेमिसेस और सब प्रकार की फैसिलिटीज सब HSIDC को प्रोवाइड कराएं। दुबई दौरे के दौरान सीएम का मेन फोकस यही है कि विदेशी इन्वेस्टर्स हरियाणा में इन्वेस्ट करें। सीएम मनोहर लाल निवेशकों के साथ बैठक कर उन्हें ये विश्वास दिला रहे हैं कि हरियाणा में निवेश करने की अपार संभावनाएं हैं। आपको बता दें, गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी सरकार की एक प्रमुख परियोजना है। इसे हरियाणा औद्योगिक और विकास निगम के जरिए विकसित किया जा रहा है। अब सीएम की यही कोशिश है कि दुबई में मिले उद्योगपति ग्लोबल सिटी में इन्वेस्ट करें। सीएम ने विदेशी निवेशकों को ये विश्वास दिलाया कि हरियाणा में उन्हें कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। सीएम का मानना है कि हरियाणा कर्म भूमि है, इसीलिए निवेशक यहाँ जरूर आए। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। पैनल हमारे साथ जुड़ा है, परिचय आप जान लीजिए। प्रोफेसर विधु रावल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और रणवीर शर्मा जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है। गर्ग साहब, पहला सवाल आपसे। सूबे का मुख्यमंत्री गया हुआ है दूसरे वतन की जमीन पर मुनाफा लेने के लिए, अपने वतन की जमीन के लिए, हरियाणा के लिए। कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस दौरे को बतौर विपक्ष? केशव जी, हरियाणा में पूंजी निवेश हो, इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। हम भी चाहते हैं हरियाणा के अंदर नए नए उद्योग स्थापित हो और पूंजी निवेश हो
और लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिले। मगर सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज हरियाणा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। लगातार प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे ठप होते जा रहे, बंद होते जा रहे। और आपके सामने स्थिति है, कोरोना के समय में भी काफी उद्योगपतियों को नुकसान उठाना पड़ा, काफी उद्योग बंद हुए। यहां तक कि सरकार ने काफी साल पहले गुड़गांव की जो आपने टीवी में दिखाया, गुड़गांव के अंदर ही हैपनिंग हरियाणा बनाया था और पूरे विदेशी कंपनियों को, दूर दूर से विदेशों से उद्योगपतियों को बुलाया, हरियाणा के साथ लगते राज्यों के उद्योगपतियों को न्योता दिया, करोड़ों अरबों रुपए उस काम के लिए खर्च किए गए। मगर अभी तक ये सरकार क्लियर नहीं कर पाई है कि जो हैपनिंग हरियाणा के अंदर जो उद्योगपति आए थे, कितने उद्योग लगे, कितने उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला। मतलब आपका कहना यह है कि पुराने उद्योगों को लेकर लापरवाही बरती जा रही है और नए उद्योगों की तलाश करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार विदु जी से जवाब लेता हूं, फिर शर्मा जी के पास आऊंगा डिबेट पर, उसके बाद आएंगे कि कमेंट सभी का ले लेते हैं। रावल साहब रखिए अपनी बात। देखिए, बड़े अचरज का विषय है कि जब हरियाणा के लिए निवेश लेने के लिए, हरियाणा के अंदर निवेश लाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश में गए हुए हैं, उस समय भी विपक्ष जो है अपनी राजनीति से और घृणित और गंदी राजनीति से बाज नहीं आता है। उस समय भी वो हतोत्साहित करने का प्रयास करता है। इससे पहले भी वो विपक्ष ने कोई एक अवसर ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर विदेशी निवेश हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर निवेश लाने की बात हो। हरियाणा के अंदर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की गई, कभी फर्जी आंदोलन खड़े किए गए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं इस प्रकार से की गई कि निवेश रुके। इसके बावजूद भी हम 495 MOU साइन कर चुके हैं, जिसके तहत लगभग जो है 6 लाख करोड़ का हमारा एक टारगेट हमने रखा था, जिसमें से 4 लाख करोड़ के करीब अलग अलग तरीकों से हमारे पास आया है। 9 लाख के रोजगार अवसर जो है इसमें पैदा होने वाले हैं। और इससे पहले की अगर बात करें तो हम इसको स्वरोजगार से भी अगर जोड़ें, अगर तो स्वरोजगार के लिए सरकार की जिस प्रकार की पहल रही है, उसमें भी हमने जो है 1,69,000 यूनिट्स जो हैं लगाए, जिसके माध्यम से अब तक और आगे बढ़ने वाली जो संख्या है ये 18 लाख युवाओं को रोजगार देने की है। इतने अच्छे प्रयासों के बावजूद भी जब विपक्ष के यहाँ पर प्रवक्ता आकर एक बात कहते हैं बिल्कुल ठीक, ये अपने पार्टी की लाइन को टो कर रहे हैं। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और आज के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला जी ने एक दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मारुति सुजुकी अपना प्लांट लेकर जा रही है। इतनी बड़ी बात कह दी, जबकि उन्हीं दिनों जो है मारुति जो थी वो मुख्यमंत्री जी से समय ले रही थी कि उनका एक एडिशनल प्लांट खरखोदा में बने, जिसको हमने देखा कि पिछले दिनों जो है 800 एकड़ का प्लांट बना। तो कहां तो हकीकत तो ये है कि हर कोई आज हरियाणा के अंदर निवेश करना चाहता है और कहां विपक्ष इस प्रकार की पिक्चर पेंट करने के प्रयास में रहता है कि ना तो हरियाणा के अंदर निवेश आए और जो आ रहा है उसको किस प्रकार से ढका जाए। एक बात जो नोट करने की है, जब एक बड़ी कंपनी आती है तो उसके साथ साथ वेंडर कंपनियां भी आती हैं। आज जो दुबई का ये पूरे का पूरा प्रोग्राम है, जिसमें गुरुग्राम को लेकर भी ग्लोबल सिटी बनाने को, डेवलप करने को लेकर भी एक बड़ा प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। ये सारा का सारा जो है कास्केडिंग एफर्ट है, एक से एक एफर्ट से दूसरा एफर्ट जुड़ता है। लेकिन विपक्ष इस गंदी राजनीति के कारण, जनता भी इनको समझती है और इसीलिए जनता ने इनको विपक्ष में धकेल रखा है। विपक्ष की स्थिति में भी नहीं रहेंगे ये, इनका कोई विधायक नहीं जीत पाएगा अगर इस प्रकार की ये नेगेटिव पॉलिटिक्स हमेशा करते रहें। मैं बजरंग जी से जवाब लूंगा, लेकिन रणवीर शर्मा जी के पास में एक बार आ रहा हूं। रणवीर जी, किस तरीके से देखा जाए प्रदेश के लिए मौका तलाशने गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस दुबई दौरे को? देखिए, सीएम साहब जो विदेश दौरे पे गए हैं, उनकी ग्लोबल सिटी की जो योजना है वो योजना तो कागजों में सही लग रही है। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए, वो निवेश के लिए जो गए हैं, उसकी प्रतिनिधित्व शायद सही होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन तीसरी बात जो मेन है वो है प्रशासनिक सिस्टम। प्रशासनिक सिस्टम में किसी भी नई फैक्ट्री को लगाने के लिए एनओसी बहुत जरूरी है अलग अलग डिपार्टमेंट से लेने के लिए। आप एक तो सरकार इसका प्रबंध कराए, निवेशक तभी आएगा जब उसको ऐसी फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाएगा कि उसको
ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले कम से कम समय के अंदर। अगर उसकी समय की बर्बादी होगी और धन की बर्बादी होगी तो निवेशक इस तरफ नहीं आता है। एनओसी का सबसे बड़ा लफड़ा है प्रशासनिक ढांचे के अंदर, जो सख्त हिदायत के साथ सीएम साहब या उनका प्रशासनिक ढांचा उसको पूरा करें। नंबर एक। नंबर दूसरी जो प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली पानी सड़क। किसी भी निवेशक को आने के लिए उसे बिजली की सख्त जरूरत होती है, पावर की। नंबर दो पानी की निकासी की। नंबर तीन सड़कों की। अगर सड़कें टूटी फूटी हैं या बिजली पानी की व्यवस्था सही नहीं है तो निवेशक पीछे हटता है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सुरक्षा। जब तक सुरक्षा का ढांचा, लॉ एंड ऑर्डर का ढांचा गुड़गांव जैसे सिटी में कई बार हत्याएं होती हैं, लूटपाट होती हैं, उससे निवेशक घबरा जाता है, वो अपना पैसा लगाने में रिस्क नहीं लेता है। तो इसलिए सुरक्षा की जो भावना है वो हर एक निवेशक के दिल में होनी चाहिए कि गुड़गांव। ठीक है शर्मा जी, मैं इस पॉइंट पर भी आऊंगा। मैं एक बार गर्ग साहब से जवाब लेता हूं, पहले विदुत जी के सवालों का, फिर सवाल उनसे करेंगे। रखिए गर्ग साहब अपनी बात। केशव जी, मेरे छोटे भाई रावल जी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे और काफी उल्ट सुल्ट बात भी कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं 8 साल के अंदर एक भी उपलब्धि बता दे, एक भी उद्योगपति को किसी प्रकार की सुविधा ये रियायत सरकार ने दी है। मैं बता देता हूं। 8 साल के अंदर जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं था, जो टैक्स नहीं था उन पर टैक्स लगाया इन्होंने, और जिन वस्तुओं में 5% टैक्स था उस पर 28% टैक्स लगाया। और बताना चाहता हूं ग्राम स्तर के ऊपर जो अनेकों उद्योग थे, जो हर चीज गांवों में बनती थी, जिसके अंदर बेकरी का सामान, नमकीन, कूलर, पंखे, दरी, हैंडलूम का सामान, कितना सामान बनता था, साबुन, तेल, सब ग्राम स्तर के ऊपर बनते थे। 80% इनकी गलत नीतियों से उद्योग बंद हो गए। जहां गवार की फैक्ट्री मैं बताता हूं 90% आंकड़े दे रहा हूं, 90% गवार नाम दे सकता हूं, गवार की फैक्ट्रियां बंद होगी। दाल मिले भी, नरमा की जो कपास मिले, काफी नरमा की कपास मिले तो हरियाणा से उठ के पड़ोस में राजस्थान चली गई। और ऐसा हुआ, इसीलिए आपको लग रहा है कि आगे भी सफल नहीं हो पाएगा गर्ग साहब? कहते नहीं, सफल की बात मैंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, उद्योग आते हैं, अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे, हमारा व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, लाखों बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। केशव जी, इनसे ये तो पूछो उद्योग के माध्यम में 8 साल में कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोगों को रोजगार दिया, ये तो बता दे। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। पानीपत हैंडलूम के अंदर आप तसल्ली करो, चलिए ठीक है, पानीपत के हैंडलूम के अंदर कितने छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए। कुंडली में लगा तसल्ली करो, आप गुड़गांव फरीदाबाद तसल्ली करो। हम चाहते हैं उद्योग लगे, हम साथ हैं, सरकार के साथ है, ये अच्छे काम के लिए हर काम के साथ है, मगर ये ना कहो विपक्ष ने तो चलिए ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ विदु जी, विदु जी मतलब ठीक है के सिवाय विदु जी, ये अभी कितने लोग बेरोजगार। ठीक है विदु जी जवाब दीजिए। सारे आंकड़े ठीक है गर्ग साहब, मैं जवाब ले रहा हूँ, जवाब ले रहा हूँ, लिस्ट दे सकता हूँ। देखिए, उन्होंने 2 सवाल मोटे मोटे तौर पर पूछे, मैं उन दोनों सवालों का उत्तर दे देता हूं। पहले तो उन्होंने कहा रोजगार के कितने अवसर जो हैं हमने बनाए, तो मैंने बताया कि 495 MOU जो साइन हुए हमारे, उसमें 6 लाख करोड़ का हम निवेश लेकर आए, जिसमें 9 लाख रोजगार, एक अनुमानित है कि 9 लाख रोजगारों के हमने अवसर पैदा किए, सृजन हुए इतने। इसके अलावा मैंने स्वरोजगार की बात कही, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है हमें स्किल इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसके लिए अवॉर्डेड किया कि 1,69,000 नए यूनिट्स जो हैं लोगों ने किए, चाहे स्टार्टअप यूनिट्स हों, और उसके माध्यम से 18 लाख लोगों को रोजगार या तो मिल चुका है या मिलने वाला है आगे।
तो ये सारा का सारा, चाहे मुद्रा लोन की बात हो, उस प्रोग्राम को भी सबसे सफल पूरे हिंदुस्तान में कहीं हुआ तो हरियाणा की भाजपा सरकार ने किया, किसी कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। लेकिन जब ये राजनीति करते हैं, हर प्रकार से राजनीति करते हैं, उद्योग की बात करते हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि महम में एयरपोर्ट की बात थी, चाहे सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री की बात थी, चाहे रोहतक, नूंह, खरखोदा, फरीदाबाद IMT की बात थी, हुड्डा सरकार के सामने कोई एक ईंट की भी डेवलपमेंट हुई थी क्या? ये सारी चीजें जो अगर डेवलप हो रही हैं तो यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है। और दूसरी बात, एक सवाल, हुड्डा सरकार के दौरान हुआ करता था, एक सवाल और भी है यहाँ पर, क्योंकि राजनीति आ गई इसमें। ठीक है, एक सवाल और भी है, इसी का सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन है, क्योंकि आप इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। लोग ये भी पूछना चाह रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जब किसान आंदोलन के दौरान राई औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, कुछ बिजली के संयंत्र पूरे प्रदेश के अंदर बंद हुए, पानीपत और सोनीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पर्यावरण को लेकर के आजकल जो समस्याएं चल रही हैं, अब ताले लगने की नौबत चढ़ चुकी है, बहादुरगढ़ की फुटवेयर इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचा है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति जब हरियाणा में उद्योग जो हैं वो एक नकारात्मक फेज से होकर गुजर रहे हैं, जैसी छवि प्रस्तुत की जा रही है। ऐसे में कोई बड़ा निवेशक अगर यहां पर आता है तो वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को थोड़ा सा तलाशेगा। क्या प्रदेश उस पर खरा उतर पाएगा? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के फिगर्स आए थे, उसमें पूरे देश में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला था। और इसके साथ ही अभी रणबीर जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सिस्टम ऐसा होना चाहिए, और उन्होंने सीधा जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कही। इसके लिए जो है हरियाणा सरकार को बकायदा, जब विपुल गोयल जी मंत्री थे, उनको केंद्र सरकार ने जो है अवार्ड किया था सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम देश के अंदर सबसे अंदर लागू करने के लिए। और इसी में रणबीर जी ने जो एक दो बातें और कही, सुविधाओं की बात कही, उन्होंने सड़कों की बात कही, सुरक्षा की बात कही, बिजली और सड़क की बात कही, पानी की बात कही। आपने इसमें एनवायरमेंट को जोड़ा। बिल्कुल, देखिए, एनवायरमेंट ये हमें पर्यावरण के साथ मिलकर रहना है, उसके मित्र बनकर रहना है, तभी सस्टेनेबिलिटी बनेगी। पानीपत की आपने बात कही, तो पानीपत में अगर उद्योग कहीं पानीपत शहर से जा रहे हैं तो पानीपत ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं। एक मेरा जो क्षेत्र है बापोली क्षेत्र, उसको फ्री जोन बनाया गया, और एक के बाद एक उद्योग जो है वहां पर शिफ्ट हो रहा है। इससे जो है उनको भी बड़ा स्थान मिल रहा है। ये आधी पिक्चर को पेंट करना ठीक नहीं है। और आपने जो अभी एक सवाल जोड़ा, जो जिस प्रकार से फर्जी आंदोलन खड़े किए गए, लोगों को गुमराह कर आंदोलन करना। देखिए, दो आंदोलनों में किस प्रकार की आगजनी हुई और किस प्रकार से तोड़फोड़ हुई, उसने कोई बहुत अच्छी तो पेंट नहीं की होगी पिक्चर हरियाणा की। इन दोनों आंदोलनों में आधिकारिक तौर पर जो है हमने देखा कि कांग्रेस की भागीदारी रही है, कांग्रेस ने समर्थन किया है। एक में तो इनके एक नेता की ऑडियो कॉल पकड़ी गई थी जिसमें वो उकसा रहे थे लोगों को। दूसरे में इन्होंने आकर, इनकी नेत्री कहती थी कि जितनी दारू की पेटियां चाहिए पहुंचा देंगे, जो भी चाहिए पहुंचा देंगे, सब उकसाने का काम। एक भी ऐसा वो बात नहीं आई जब किसी कांग्रेस के नेता ने हाथ जोड़कर कहा हो आंदोलनकारियों से कि भाई हम और आप मिलकर सरकार से बात करेंगे, आप कृपया ये जो है आगजनी अराजकता को छोड़ दें। कहीं पर किसी ने निंदा की हो, एक हमारा हरियाणा जलता रहा, किसी एक कांग्रेस के नेता ने या विपक्ष के नेता ने एक ने भी इसमें हाथ ना जलाया हो, मुझे बताओ, किसी ने लार्ज हार्टेडनेस दिखाया हो, और किसी ने कहा हो कि नहीं भाई हम आपको समझाते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, ये हरियाणा की जो प्रॉपर्टी है ये हमारी अपनी है, सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी है, हरियाणा की संपत्ति मत जलाओ। देखिए, डेमोक्रेसी में हर चीज की व्यवस्था है। अगर किसी को सरकार पसंद नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार मिलता है। वोटिंग हुई तो भाजपा की दोबारा सरकार बनी, लेकिन इस प्रकार से हरियाणा को दो बार जलवाया गया। और कांग्रेस ने, और यह नोट करने की बात है, कांग्रेस के एक नेता ने एक बयान दिखा दो जिसमें उन्होंने इस आगजनी की, अराजकता की, जान माल के नुकसान की, आंदोलनकारियों को, अराजक तत्वों को आड़े हाथों लिया हो। एक दिखा दो, और मैं सैकड़ों दिखा दूंगा। कांग्रेस के नेता फतेहाबाद की कह रही है कि हम दारू की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी भाई, और कांग्रेस का एक नेता टेलीफोन पर बता रहा है कि फला जगह आंदोलन कम है, कम लोग मरे हैं, वहां पर और बढ़ाओ। टेलीफोन पर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई। समय क्या किया, वो दूसरा पहलू हो जाए। और एक केशव जी उद्योग को नुकसान पहुंचा, कंक्लूजन ये रहा। केशव जी, एक 30 सेकंड का और दीजिएगा प्लीज, जल्दी से 30 सेकंड का और दीजिएगा, केवल 30 सेकंड का, केवल 30 सेकंड। 2012 में बजरंग दास जी, एक मिनट, 2012 में मारुति के मैनेजर को जिंदा जला दिया गया था।
जिससे 3-3 प्रोडक्शन यूनिट बंद हुए थे। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की इनके समय की स्थिति थी। होंडा ने उत्पादन कम कर दिया था, आज होंडा ने 2 प्लांट और लगाए हैं। सुजुकी ने 1 प्लांट जो है और आवेदन किया हुआ है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं होंडा ही जो है चाहता है, हर कोई भारत में और भारत से बाहर आकर चाहता है कि निवेश हरियाणा में किया जाए। केवल विपक्ष नहीं चाहता, और विपक्ष की इसी कारण से अलोकप्रिय हो चुका है, इसलिए उसके सत्ता में आने का कोई चांस ही नहीं रह गया है। प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, समझती है। बजरंग दास जी रखिए अपनी बात, फिर शर्मा जी के पास आता हूं। देखिए, जहां मेरे साथी बोल रहे थे आंदोलन में रोटी सेक रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं, आंदोलन को भड़का रहे हैं। भाई, कोई किसान दुखी है या व्यापारी आड़ती दुखी है, उनका सहयोग करना कोई गलत बात नहीं है। और जहां तक आंदोलन की बात की, धान परचेज के ऊपर कितना बड़ा आंदोलन, हरियाणा जलवाना 12 दिन बुरी बात नहीं है। हड़ताल रखी। किसान जो है वो धरने पे बैठे। किसने उठाया? आपने उठाया क्या? सरकार ने उठाया क्या? वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा धरने पे जाकर उनसे रिक्वेस्ट करके, भाई धान खराब होगी अरबों रुपए की, सरकार की छोड़िए, सरकार से बाद में बात कर लेंगे, आप अपना आंदोलन जारी रखें, मगर ये धरना प्रदर्शन बंद करे। किसान की धान फसल खरीदे, और किसान रुल रहा है, पिट रहा है। और उन्होंने जाकर जो धरने पे हमारे व्यापारी साथी बैठे थे, उनको जूस पिला के उठाया। ये सरकार ने उठाया क्या? ये आंदोलन सरकार ने खत्म किया? सरकार ने तो आड़त खत्म किया। केशव जी, गर्ग साहब, मैं निवेश के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। वो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, वो निवेश का मुद्दा था। कहने का मतलब था कि किसान आंदोलन से नुकसान पहुंचा था उद्योगों को। अब किसान आंदोलन सही या गलत, उसकी वजह पर बात नहीं कर रहे हैं। प्लीज आप टॉपिक पर रहिएगा। केशव जी, टॉपिक पे आ रहा हूं। इन्होंने सवाल जवाब किया था, जब मैंने जवाब दिया। ये सुन लो, ये कहते हैं बेरोजगारी का, हमने 8 लाख लोगों का रोजगार की बात की। मैं कहता हूं आज हरियाणा बेरोजगारी के अंदर अव्वल स्थान पे है। सरकारी आंकड़े देख लो, मतलब केंद्र सरकार के आंकड़े देख लो, अव्वल राजस्थान है। और ये सुनिए, राजस्थान है, राजस्थान अव्वल है। कोरोना महामारी थी। अरे भैया, इसको बुलवा लो, केशव जी इसकी बुलवा लो, या तो हमने बंद करवा दो। जब इसकी टाइम हम चुप पे, जब गर्ग साहब उनका ये कहना है, आप गर्ग साहब जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं कि हरियाणा टॉप पर है, आप उसका सोर्स बताइए। मैं सोर्स सुन लो, मैं ये चाहता हूँ, CMI की जो इनका अपना घर का वही खाता है ना, जिसके MD इनके अपने पार्टी के कार्यकर्ता है। कोई काम नहीं किया। ये सबसे पहले तो ये जो इनका टैक्स का स्ट्रक्चर है वो बहुत नाजायज है, बहुत ज्यादा टैक्स सिस्टम है। टैक्सों में सरलीकरण करने की जरूरत है। जो उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाए, उनको सस्ती जमीन उपलब्ध करवाने की बात है। सिंगल विंडो सिस्टम, रणधीर जी जो बात कही है, इन्होंने कहा कि हमने तो अपने विपुल गोयल के समय में लागू कर दिए था। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी उद्योगपति अप्लाई कर दे। ठीक है, फाइनल कमेंट शर्मा जी से ले रहा हूं मैं। शर्मा जी, फाइनल कमेंट एक बार दीजिए। गर्ग साहब, ठीक है, घड़ी की सुई इशारा कर देगी, फिर मैं सबके पास आ भी नहीं पाऊंगा, इसलिए फाइनल कमेंट ले रहा हूं। शर्मा जी रखिए अपनी बात। बिजली बोर्ड हो। ठीक है, बजरंग दास जी। हेलो केशव जी, देखो, सरकार की नीयत अच्छी है कि भी निवेशकों को लेके आए, व्यापार को बढ़ाएं, अपने उद्योगों को बढ़ाएं, लेकिन जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान भी करें, जिससे कि निवेशकों को एक भरोसा हो हरियाणा में आने के लिए, चाहे वो पानीपत में आए, चाहे गुड़गांव में आए, चाहे अपने गुरुग्राम में आए। उनको सबसे पहले मैंने बताया कि भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, जो कि सही दुरुस्त स्थिति में होना चाहिए, प्रशासनिक ढांचा दुरुस्त स्थिति में होना चाहिए, और सरकार का सहयोग इतना होना चाहिए उन लोगों को कि उनको भरोसा हो कि हमें पूरी सुरक्षा मिलेगी, हमें मान सम्मान मिलेगा, और हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान मिलेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रोफेसर रावल साहब, बजरंग दास जी, रणबीर शर्मा जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।